वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रीशा सिविल सर्विसेज। आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं अबाउट डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अभी काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्टली आर्टिकल से पूछे जा रहे हैं, या फिर वर्बेटम क्योट्स पूछ रहे हैं कि किसने क्या कहा, कि बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा, ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या कहा डीपीएसपी को लेके, या फिर डीपीएसपी से कुछ डीप क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। फर्स्ट हम डीपीएसपी के आर्टिकल्स कवर करेंगे, हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें कवर करेंगे अबाउट डीपीएसपी, देन हम शॉर्ट ट्रिक्स कवर करेंगे, एंड देन लास्टली वी विल कवर ऑल द पीवाईक्यूज। मैंने काफ़ी पीवाईक्यूज लेके आया हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम एसएससी, फ्रॉम यूपीएससी, फ्रॉम आरएएस, फ्रॉम एचसीएस। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितने भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे पॉलिटी से, वो मैक्सिमम 90% जो है वो आपके पीवाईक्यू से ही कवर होते हैं। तो आप पीवाईक्यूज को अच्छे से कवर कीजिए, आपका एग्जाम जो है, आप पॉलिटी में तो मात नहीं खाएंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो डीपीएसपी जो है वो पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रेफर किए गए हैं, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 में जो है ये कवर होते हैं। डीपीएसपी जो है वो ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थे, मतलब 1950 में इनको हमने साथ में अडॉप्ट किया था। कुछ कुछ आर्टिकल्स है जो हमने बाद में ऐड किए, जैसे कि आर्टिकल 39 ए है, आर्टिकल 48 ए है। ये हम आगे कवर करेंगे और इनके अमेंडमेंट भी हम कवर करेंगे। तो डीपीएसपी से कई बार क्वेश्चन ये आता है कि डीपीएसपी जो है वो हमने कौन सी कंट्री से लिए हैं। तो हमने आयरलैंड से लिए हैं डीपीएसपी। अब कुछ कुछ जो लोग हैं उन्होंने डीपीएसपी को लेकर क्या बोला है, तो डीपीएसपी इज कॉल्ड एज नोवेल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डीपीएसपी जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उससे भी काफी रिजेंबल करता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट लिया है, तो वो डीपीएसपी आ जाएगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से। अब जो केसी वीर थे, एक बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट और एडवोकेट थे, इन्होंने बोला है कि डीपीएसपी डिस्क्राइब्स द मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ इंडियन पीपल। डीपीएसपी को लेकर इन्होंने ये बोला। ग्रैनविल ऑस्टिन थे, उन्होंने बोला कि डीपीएसपी इज द कंसाइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई कंसाइंस? बिकॉज प्रिंसिपल व्हिच वुड फर्दर द गोल ऑफ सोशल इंक्लूजन, नॉट एक्सक्लूजन हियर, इट इज सोशल इंक्लूजन एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ऑफ इंडिया। ओके। अब कुछ कुछ लोगों ने, जैसे केटी शाह है, बी एन राव है, इन्होंने क्या बोला है डीपीएसपी को लेके। बी एन राव बोलते हैं कि मॉरल परसेप्ट्स फॉर द स्टेट। केटी शाह बोलते हैं चेक ऑन अ बैंक पेबल एट इट्स ओन कन्वीनियंस। इन्होंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि डीपीएसपी जो है वो कोर्ट्स में एग्जीक्यूटेबल नहीं है, ये स्टेट की विल पे है, और स्टेट को बस एक गाइडलाइंस दी गई है कि आप इन्हें जो है एग्जीक्यूट कीजिए। तो डीपीएसपी इज रेफर टू एज अ चेक ऑन अ बैंक पेबल एट इट्स ओन कन्वीनियंस। बैंक इज नॉट बाउंड टू एनकैश दैट चेक। डीपीएसपी जो है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है वो एस्टेब्लिश करने के लिए वर्क करता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यूज में भी काफी पूछा गया है कि डीपीएसपी जो है वो किस को प्रमोट करता है। डीपीएसपी प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी वाइल फंडामेंटल राइट सीक्स टू एस्टेब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद कीजिएगा कि डीपीएसपी जो है वो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। डीपीएसपी is used to check constitutional value of any law, seeks to establish welfare state and ideal society। और अगर हम कांग्रेस के सेशंस की बात करें, तो डीपीएसपी जो है वो कराची रेजोल्यूशन जो 1931 का आईएनसी का सेशन था उसमें रूट किया जाता है, मतलब उससे लिया गया है। कुछ कुछ चीजें जो है डीपीएसपी की वहां पे भी है, अडॉप्ट की गई थी। तो अगर ये भी क्वेश्चन अभी आ सकता है कि डीपीएसपी आर रूटेड इन कराची रेजोल्यूशन 1931 आईएनसी। ठीक है। डीपीएसपी जो है वो पॉजिटिव राइट्स हैं जो कि गाइड करते हैं स्टेट को कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। वेयर एज जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्टेट को गाइड करते हैं व्हाट नॉट टू डू, कि आप फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सिटीजन्स के एब्रोगेट नहीं कर सकते हो। बीपीएसपी एक गाइडलाइंस हैं जो कि फ्रेमर्स को याद रखनी है लॉज बनाते हुए। और एक चीज और है, डीपीएसपी को हमने तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है: सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। ये जो कैटेगरी है ये कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं की गई है, हम इसको खुद से ही कैटेगराइज कर रहे हैं। और इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चंस भी आते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि आर्टिकल 40 है, ये गांधीयन आइडिया था, सोशलिस्ट आइडिया था, या फिर लिबरल इंटेलेक्चुअल आइडिया था। तो आर्टिकल 40 क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, जो कि एक गांधीयन आइडिया था। तो हमें इन सबको एक बार कैटेगराइज करना पड़ेगा, इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम डीपीएसपी को याद कर लेते हैं, उसके बाद हम इनको कैटेगराइज भी करेंगे। ओके।
चलिए अब हम डीपीएसपी को पढ़ते हैं। सो आर्टिकल 36 जो है वो डिफाइन करता है स्टेट को सेम एज इन आर्टिकल 12 जो कि फंडामेंटल राइट में हमने देखा था। आर्टिकल 37 ये कहता है कि डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है, इसको हम कोर्ट में इन्फोर्स नहीं करवा सकते हैं, ये सिर्फ गाइडलाइंस हैं। ठीक है। आर्टिकल 38 बोलता है कि द स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर, यानी कि एक वेलफेयर स्टेट को एस्टेब्लिश करता है। आर्टिकल 38 ये बोलता है कि जो हमारी इंडियन स्टेट है वो एक वेलफेयर स्टेट है, कि हमें जो है इनइक्वालिटी जो है वो मिनिमाइज करनी है। ये 44th अमेंडमेंट एक्ट से हमने आर्टिकल 38 में ऐड किया था कि इनइक्वालिटी हम मिनिमाइज करेंगे। अब जो आर्टिकल 39 है, इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे। ये शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बाद में भी याद करवाऊंगा, बट अभी के लिए आप सुन लीजिए, LDC PHC। ठीक है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर से हम पीएचसी को याद कर सकते हैं। तो आर्टिकल 39 की शॉर्ट ट्रिक है LDC PHC। अब हम पढ़ते हैं क्या है ये। एल से हो गया हमारा लाइवलीहुड, डी से हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, सी से हो गया कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, देन हमारा पी से हो गया इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, एच से हो गया हेल्थ केयर फॉर ऑल, और सी से हो गया चिल्ड्रन। ठीक है। तो आर्टिकल 39 में हमारे पास 6 सब आर्टिकल्स हैं। कौन कौन से हैं? लाइवलीहुड, कि हमें सब लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड करना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, हमें सब में एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करना है कि ताकि हम मिनिमाइज कर सके इनइक्वालिटी। देन सी है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो कुछ ही लोगों के हाथ में ना रहे और सब में जो वेल्थ है वो बटे। और डी है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर इक्वालिटी रहे, अगर हम सेम काम करें तो हमें सेम पैसा मिले, यानी कि जो मैन वुमेन है उनमें इक्वालिटी रहे, रिच पुअर है उनमें इक्वालिटी रहे, अगर वो सेम काम करे तो उन्हें सेम पैसे मिले। हेल्थ केयर फॉर ऑल 39E। एंड 39F क्या है? चिल्ड्रन हेल्दी डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, हम चिल्ड्रंस को जो है हेल्दी डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज दें। ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हमने ऐड किया था। ये जो अमेंडमेंट एक्ट से भी जो चीजें हमने ऐड की वो भी मैं आपको आगे कवर करवाऊंगा, तो अभी आप जोर मत दीजिए, अभी आप खाली इतना याद कीजिए कि कौन से आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। एंड आर्टिकल 39A, फ्री लीगल एड टू पुअर, कि जो लोग एडवोकेट्स को जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आर्टिकल 39 ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ऐड किया था बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, और ताकि गरीबों को जो है वो फ्री लीगल एड मिल सके। इसीलिए जो आजकल सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, ये सब फॉर्म की गई है ताकि जो पुअर्स है उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जा सके। एंड आर्टिकल 40 है, वो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, जो हमारा 93rd एंड 94th अमेंडमेंट एक्ट था, जिससे कि हमने पार्ट 9 और पार्ट 9A जो कि पंचायती राज और म्यूनिसिपल बॉडीज को हमने ऐड किया था, वो हम इसी आर्टिकल से डिराइव करते हैं। देन आर्टिकल 41 है, वो है राइट टू वर्क। राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। जो स्टेट है वो अपनी लिमिट्स में और इकोनॉमिक कैपेसिटी में एक इफेक्टिव प्रोविजंस लेके आए ताकि जो लोगों को है वो राइट टू वर्क मिले, राइट टू एजुकेशन मिले और पब्लिक असिस्टेंस मिले। किन किन केसेस में पब्लिक असिस्टेंस मिले? इन केसेस ऑफ ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। ये आप और याद कीजिएगा कि जो पब्लिक असिस्टेंस है वो किस किस में मिलेगा? ओल्ड एज में मिलेगा, सिकनेस में मिलेगा एंड डिसेबलमेंट में मिलेगा। ठीक है। देन जो हमारा आर्टिकल 42 है, वो बोलता है जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन एंड मटर्निटी रिलीफ। ये जो स्टेट है वो प्रोविजंस बनाए फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन फॉर वर्क एंड फॉर मटर्निटी रिलीफ। ये वुमेन सेंट्रिक हो गया। मटर्निटी रिलीफ से आप इस आर्टिकल को जरूर याद कीजिएगा। अभी मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा तो आपको अभी थोड़ा टफ लग रहा होगा इतना याद करना ही, पर शॉर्ट ट्रिक्स के बाद आपको एक स्टोरी की फॉर्म में सारे आर्टिकल्स याद हो जाएंगे, आई गारंटी यू दैट। देन आर्टिकल 43 है अबाउट लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स। A state shall endeavour to secure by suitable legislation or economic organization or in any other way to all the workers, agricultural, industrial or otherwise, work a living wage condition of work, ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure. And आर्टिकल 43A है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ फैक्ट्रीज। ये भी हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट से जो है ऐड किया था। और आर्टिकल 43B है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये जो स्टेट है वो एंडेवर करे, प्रमोट करे वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग और डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ये भी जो आर्टिकल है ये हमने 97th अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया था। ये जितने भी अमेंडमेंट एक्ट से हमने आर्टिकल्स ऐड किए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, कि एग्जाम में आपके ये पूछ सकते हैं कि विच आर्टिकल वाज एडेड थ्रू 97th अमेंडमेंट एक्ट इन डीपीएसपी। तो उसका आंसर करेगा आर्टिकल 43 भी। हम आगे पीवाईक्यूज भी कवर करेंगे, आप पीवाईक्यूज में देखेंगे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं।
देन आर्टिकल 44 जो कि अभी काफी न्यूज में भी रहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। विच स्टेट वाज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूसीसी? आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कीजिए। मैं 2 सेकंड का पॉज ले रहा हूँ, देन आई विल टेल यू द आंसर। उत्तराखंड वाज द फर्स्ट स्टेट, एंड सेकंड थी है मतलब गुजरात। तो ये अभी करंट में काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कीजिएगा, ठीक है। देन आर्टिकल 45 क्या बोलता है? अर्ली चाइल्डहुड केयर फ्रॉम 0 to 6 ईयर्स। तो ये भी जो है 86th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि हमने फंडामेंटल राइट में भी देखा था कि हमने आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन ऐड किया था ना, तो उसमें पहले यहाँ पे 0 to 6 ईयर्स था, पहले यहाँ पे 6 to 14 ईयर्स था, अब उसको हमने 0 to 6 ईयर्स कर दिया है। देन हमारा आर्टिकल 46 है जो कि बोलता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन। आर्टिकल 47 जो है वो बोलता है कि रेज न्यूट्रिशन लेवल एंड इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। आर्टिकल 48 जो है वो बोलता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। और इसमें जो आर्टिकल 48 है वो ये बोलता है कि जो स्टेट है वो साइंटिफिक लाइंस पे जो है वो इन सब चीज़ों का प्रमोशन करे, साइंटिफिक लाइंस पे। ऐसे ही जो आर्टिकल 47 है वो ये कहता है कि द स्टेट जो है इंटॉक्सिकेटिंग जो ड्रग्स हैं, यानी कि जो अल्कोहल है या कोई भी ड्रग्स है, उसको जो है उसका प्रमोशन बिल्कुल भी ना करे और उसको प्रोहिबिट करे, प्रोहिबिशन करे। ये गांधीयन आर्टिकल है कि गांधी जी क्या बोलते थे कि हर एक जिले में पंचायत हो, या फिर जो भी अल्कोहल शॉप्स होती थी उनको वो पिकेटिंग करवाते थे, उन पे पत्थर मरवाते थे। तो ये गांधीयन आइडिया था कि जितने भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स है, अल्कोहल है, उसका प्रोहिबिट हो, समाज में उसका बिल्कुल भी यूज ना किया जाए। देन आर्टिकल 48A जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था, ये किसके लिए था? कि प्रोटेक्शन ऑफ एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। देन आर्टिकल 49 क्या था? प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट्स दी जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव? तो आर्टिकल 50 है जो कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करता है, और ये बोलता है कि स्टेट जो है यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है वो अपना काम करे, जुडिशरी जो है अपना काम करे, दोनों एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी बिल्कुल भी ना करें। आर्टिकल 51 है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि हम इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी को फोस्टर करें, उसको हम माने, और एक ऑनरेबल रिलेशन जो है वो नेशंस में मेंटेन हो, और जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स है उसको हम आर्बिट्रेशन से सेटल करने की ट्राई करें, ठीक है। अब जो ये डीपीएसपी हमने एक बार इनका ओवरव्यू ले लिया, अब हम इनको एक शॉर्ट ट्रिक से पहले याद करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से डीपीएसपी गांधीयन है, कौन से सोशलिस्ट है, कौन से लिबरल है, ठीक है। तो पहले हम शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक जो है ना वो मतलब एक स्टोरी के माध्यम से समझाने की ट्राई करूंगा। सपोज करो एक पर्सन है, मान लो आप ही हो जो आप वीडियो देख रहे हो, आपको देश का वेलफेयर करना है, तो आप देश का वेलफेयर कैसे करोगे? तो हम आर्टिकल 38 से शुरू कर रहे हैं। आर्टिकल 36 और आर्टिकल 37 तो बहुत बेसिक है। 36 क्या बोलते हैं? 36 तो स्टेट की डेफिनेशन देता है, और 37 बोलता है कि बीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है। 38 से हम शुरू करते हैं। तो आपको अगर देश का वेलफेयर करना था, वेलफेयर कैसे करोगे? तो आप वेलफेयर करोगे एलडीसी पीएचसी के माध्यम से। एलडीसी क्या है? आप लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड करोगे, आप जो इनकम है उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अगर किसी के पास वेल्थ कंसंट्रेट हुई है तो आप वेल्थ को रिडिस्ट्रीब्यूट करोगे। देन आप सबको समान माध्यम से पैसे दोगे, कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क दोगे। आप हेल्थ केयर को प्रमोट करोगे, आप बच्चों की एजुकेशन है, बच्चों की डेवलपमेंट है, उसको प्रमोट करोगे। तो हम फिर से देखते हैं कि एक पर्सन है राम, उसको वेलफेयर प्रमोट करना है, आर्टिकल 38। वो वेलफेयर कैसे प्रमोट करेगा? एलडीसी पीएचसी के माध्यम से वो वेलफेयर प्रमोट करेगा। एलडीसी पीएचसी को इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसको एक पंचायत बनानी पड़ेगी जो सारा काम संभालेगी। पंचायत जो है वो लोगों को वर्क देगी मनरेगा में। जब पंचायत लोगों को वर्क देगी तो लोगों की जो कंडीशन है वो ह्यूमेन कंडीशन हो जाएगी, मतलब वो आदमी जैसा बर्ताव होगा लोगों के साथ, जानवर जैसा बर्ताव नहीं होगा। और जो वुमेन्स है उनको मैटरनिटी रिलीफ भी देगी पंचायत। जब पंचायत वर्क प्रोवाइड करेगी तो पंचायत जो है लोगों को वेजेस देगी। वेजेस कैसी होगी? लिविंग वेजेस होगी, कि लोग अपना जो है जीवन व्यापन जो है, अपने जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसको खरीद पाएंगे, ऐसी वो वेजेस प्रोवाइड करेगी। और लोगों का जो पार्टिसिपेशन होगा वो भी प्रमोट करेगी, किसमें? मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में। जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन भी प्रमोट होगा।
फिर 43 भी है, ये अमेंडमेंट से ऐड हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। और 44 को आप याद कर सकते हो कैसे, 4444 फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड। जो इनकी शॉर्ट ट्रिक्स है ना, ये थोड़ी वैसे है कि आप एक लाइन में इनको ऐड नहीं कर सकते, आपको अलग अलग स्टोरी बनानी पड़ेगी। अब जो 46 से 51 है, इसकी हम अलग स्टोरी देखते हैं। अगर आपको SC ST का प्रमोशन करना है, जो वीकर सेक्शन उनका प्रमोशन करना है, तो 46 से क्या है, SC ST और वीकर सेक्शन का हमको प्रमोशन करना है, तो आप उनको प्रमोट कैसे करोगे? आप उनको अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करोगे। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए आप उनको एनिमल हस्बेंड्री वाले काम में लगा दोगे। और एनिमल हस्बेंड्री वाले काम में लगाओगे तो आप ये ध्यान रखोगे कि वो एनवायरनमेंट में ज़्यादा पोल्यूशन ना करे, वो एनवायरनमेंट में ज़्यादा पोल्यूशन ना करे, ताकि हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो खराब ना हो। 46 से 49 की हमने क्या एक ट्रिक देखी कि हमें SC ST और वीकर सेक्शन को प्रमोट करना है। उनको प्रमोशन के लिए हमें अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करना पड़ेगा। अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करने के लिए हम उनको एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री वाले कामों में लगा देंगे। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री वाले कामों में हमें ध्यान ये रखना है कि वो ज़्यादा पोल्यूशन ना करे, ताकि हमारा एनवायरनमेंट खराब ना हो और हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो खराब ना हो। चलिए हम फिर से देखते हैं हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या थी। राम एक पर्सन है, उसको वेलफेयर प्रमोट करना है आर्टिकल 38 से। वेलफेयर प्रमोट करने के लिए वो LDC और PHC करेगा। LDC यानी कि लाइवलीहुड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, हेल्थ केयर एंड चिल्ड्रन। LDC PHC प्रमोट करने के लिए वो पंचायत बनाएगा। पंचायत से वो लोगों को काम देगा, लोगों को काम मिलेगा तो लोगों की जो कंडीशन है वो ह्यूमेन हो जाएगी और मैटरनिटी रिलीफ मिलेगा और लोगों को लिविंग वेजेस मिलेगी। जब लोगों को लिविंग वेजेस मिलेगी तो वो पार्टिसिपेट करेंगे इंडस्ट्री को मैनेज करने के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाएंगे और आपस में मिलजुल के काम करेंगे। उसके बाद हमने देखा 44 क्या था कि 4444 यूनिफॉर्म सिविल कोड। देन जो हमारा आर्टिकल 45 था वो क्या था कि हम चिल्ड्रन को जो है एजुकेशन प्रोवाइड करें और अर्ली चाइल्डहुड केयर दें टिल द एज ऑफ 6 ईयर्स। ये अमेंडमेंट था, तो आप ये अमेंडमेंट के साथ याद कर लेंगे। फिर हमने 46 से 49 की एक शॉर्ट ट्रिक देखी क्या कि हमें SC ST को प्रमोट करना है, वीकर सेक्शन को प्रमोट करना है, तो हम उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए हम उनको एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के कामों में लगा देंगे। और जब हम ये कामों में लगाएंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कम से कम हो, ताकि हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो खराब ना हो। आर्टिकल 50 क्या था, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। वो 51 का हम याद रखेंगे कि हमें 51 रुपये का प्रसाद बोलना, ताकि हम इंटरनेशनल पीस मेंटेन कर सके। कि इक्यावन इक्यावन से क्या होएगा, 51 रुपये का प्रसाद और इंटरनेशनल पीस मेंटेन। 51 रुपये का प्रसाद और पीस मेंटेन हो जाएगी। ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे हम जो DPSP है इनको सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल में हम डिवाइड करते हैं। पहले हम गांधीयन देखते हैं, बाकी सारे हम अपने आप कर लेंगे फिर। गांधीयन आइडियाज क्या क्या थे, अगर आप गांधीयन आइडियाज देखेंगे ना, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो यू विल सी कि गांधी कहते थे कि हम हमारे कोई भी स्टेट पार्लियामेंट ना हो, स्टेट एग्जीक्यूटिव ना हो, जो लोग हैं वो विलेज लेवल पे गवर्नेंस करें। विलेज लेवल पे गवर्नेंस करने के लिए गांधी जी का आइडिया था कि हम पंचायत का एस्टेब्लिश करें और उनको प्रमोट करें और उनके हाथों में हम मैक्सिमम पावर डिवॉल्व करें। ठीक है। तो उनका एक आइडिया था आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। देन 43 कॉटेज इंडस्ट्री की, विलेज लेवल पे हम जो है इंडस्ट्री सेटअप करें ताकि हर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। तो आर्टिकल 43 जो था कॉटेज इंडस्ट्री का, वो इनका आइडिया था। आर्टिकल 43 में दो DPSPs हैं, एक है सिक्योरिंग लिविंग वेज और एक है प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। आर्टिकल 43 जो कॉटेज इंडस्ट्री वाला पार्ट था वो गांधीयन आइडिया है और सिक्योरिंग लिविंग वेज है वो सोशलिस्ट आइडिया है। देन 43 भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो आइडिया था वो भी गांधीयन आइडिया है। 46 एम्पावरमेंट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन गांधीयन आइडिया है। प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, यानी कि दारू मदिरा ड्रग्स जो ये चीजें हैं इनको प्रोहिबिशन हो इनका, ये भी गांधीयन आइडिया था। और जो काउज और अदर मिल्क एनिमल्स हैं उनका स्लॉटर ना हो, उनको मारा ना जाए, ये भी गांधीयन आइडिया है। 48 के भी दो पार्ट है, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करना, और एनिमल हस्बेंड्री में आपका ये आ जाएगा प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउ एंड अदर मिल्क एनिमल्स। तो हमने गांधीयन आइडियाज कौन कौन से देखे, 1 2 3 4 5 6। कौन कौन से हैं, 40 पंचायत, 43 कॉटन इंडस्ट्री, 43 भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, 46 empowerment of SC ST, 47 prohibition of intoxicating drinks and drugs, and 48 prohibition of slaughters of cow and other milch animals। अब हम सोशलिस्ट आइडियाज अगर देखते हैं तो कौन कौन से हैं, वेलफेयर स्टेट एस्टेब्लिश करना वो एक सोशलिस्ट आइडिया था। प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड रिसोर्सेज मींस एंड हेल्थ केयर, यानी कि LDC PHC क्या है, सोशलिस्ट आइडिया है। 39A फ्री लीगल एड। 41
work profession and public assistant. 42, just and humane condition. 43, securing living wage. 43A, participation of workers in the management. एंड 47, न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये सारे क्या है, सोशलिस्ट आइडियाज हैं। कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। एट हमारे पास क्या थे, सोशलिस्ट आइडियाज थे। कौन कौन से? वेलफेयर स्टेट, एलडीसी, पीएससी, फ्री लीगल एड, राइट टू वर्क प्रोफेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन, एंड सिक्योरिंग लिविंग वेज 43, just humane condition and maternity relief, securing living wage, and 43A, participation of workers in management, and 47, न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो हम एस सी को प्रोवाइड करेंगे ना 47 में, वो है एक सोशलिस्ट आइडिया। और लिबरल इंटेलेक्चुअल आइडियाज कौन कौन से हैं? यानी कि जिससे हम समाज में एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट को प्रमोट करते हैं। एक तो है यूसीसी की सबके लिए सेम कानून हो। देन 45 है चिल्ड्रन चाइल्ड केयर एंड एलिमेंट्री एजुकेशन अप टू 6 years। देन 48 है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। 48 है कि एनवायरमेंट पोल्यूशन कम से कम हो। 49 के मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करें। 50 के सेपरेट करें जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से। 51 क्या है, इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी, की हम 51 रुपए का प्रसाद बोल रहे हैं, इंटरनेशनल पीस जो है वो मेंटेन हो। तो 1 2 3 4 5 6 7, सात जो है वो लिबरल है, गांधीयन जो है वो 6 हैं, और सोशलिस्ट जो है वो 8 हैं। अब हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं, गांधीयन आइडियाज कौन कौन से थे, आप एक बार अपनी आंखें बंद करके फिर से याद करिएगा। 6 आइडियाज से कौन कौन से? पंचायत, कॉटन इंडस्ट्री, cooperative society, empowerment of SC/ST, prohibition of intoxicating drinks, alcohol, prohibition of slaughter of cows and other milch animals। यानी कि 40, 43, 43B, 46, 47, 48। 46, 47, 48 तो आप एक लाइन में याद कर लीजिए, और 40, 43, 43B, ठीक है। अब लिबरल कौन कौन से थे? 44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51। देखिए 46, 47, 48 गांधीयन हो गए, 49, 50, 51 लिबरल हो गए। 44 था यूसीसी के ऊपर, 45 था चाइल्ड केयर, 48 था एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, 48 ए था एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, 49 था मॉन्यूमेंट्स, 50 था सेपरेशन जुडिशियल एग्जीक्यूटिव का, 51 था प्रसाद पीस का, इंटरनेशनल पीस का, ठीक है। अब सोशलिस्ट आइडियाज कौन कौन से हैं, वो 38 से शुरू हुए थे। 38 था वेलफेयर स्टेट, 39 था एलडीसी पीएचसी, 39 ए था फ्री लीगल एड, 41 था राइट टू वर्क प्रोफेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, 42 था जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन एंड मैटरनिटी रिलीफ, 43 था सिक्योरिंग लिविंग वेज, 43 ए है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, एंड 47 था न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आप इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके काफी बाद में काम आएगी। तो मैं 2 सेकंड का पोज ले रहा हूँ, और आप वीडियो को पोज करके इस पर एसेस ले लीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट केस लॉस थे वो कौन कौन से थे, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के, इनसे भी काफी क्वेश्चन आते हैं, और हम अमेंडमेंट्स कवर करेंगे इसके बाद। तो पहला हमारा केस था चंपकम दुराई रंजन केस, जो कि 1951 में था। इसमें क्या कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो पैरामाउंट है, दे आर मोर इम्पोर्टेंट देन डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट जो है वो अमेंडेबल है, और रिजर्वेशन जो है वो वायलेट करता है आर्टिकल 15(1) को और आर्टिकल 29(2) को। तो इसमें सिंपल सी एक बात कही गई है, फंडामेंटल राइट्स जो है वो अमेंडेबल है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। देयर वाज नो टॉक ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, अभी तक। ये 1951 का केस है, जब गवर्नमेंट को रिजर्वेशन के लॉज जो है वो इम्प्लीमेंट करने थे, और इन्होंने ये भी कहा था कि जो फंडामेंटल राइट्स है आर मोर इम्पोर्टेंट देन डीपीएसपी, ठीक है। देन आया गोलकनाथ केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स है वो अमेंडेबल नहीं है। फंडामेंटल राइट्स को अगर आपको अमेंडमेंट में लेके आना, तो आपको एक नई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनानी पड़ेगी, उसके बाद आप फंडामेंटल राइट्स को जो है अमेंड कर सकते हो। पार्लियामेंट हैज नो पावर टू अमेंड दी फंडामेंटल राइट्स। तो इस जजमेंट को नलीफाई करने के लिए पार्लियामेंट दो अमेंडमेंट एक्ट लेके आया, 24th अमेंडमेंट एक्ट, 25th अमेंडमेंट एक्ट। 24th अमेंडमेंट एक्ट में ये कहा गया, पार्लियामेंट हैज अ पावर टू एब्रोगेट टेक अवे फंडामेंटल राइट्स, जब पार्लियामेंट इंप्लीमेंट करेगी आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C। 39B और 39C क्या थे? एलडीसी में आप याद कीजिए, एलडीसी डी और सी। डी क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और सी क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। ये हम जो है वेल्थ को रिडिस्ट्रीब्यूट करें, और जो वेल्थ है वो कुछ ही इंडिविजुअल के हाथों में कंसंट्रेट ना रहे। तो ये थे आर्टिकल 39B और 39C, ठीक है। तो 25th अमेंडमेंट एक्ट के दो पार्ट थे, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में ये कहा गया कि पार्लियामेंट जो है आर्टिकल 39B और जब इम्प्लीमेंट करेगी, तो वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकती है, और वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को वायलेट करेंगे तो उनको हम नल एंड वॉइड नहीं बोलेंगे, और कोर्ट जो है इस चीज को रिव्यू नहीं कर सकती। तो इसमें इस
अमेंडमेंट एक्ट से सुप्रीम कोर्ट की जो पावर थी वो रेस्ट्रिक्ट कर दी गई। इसके बाद आया केशवानंदा भारती केस। इन्होंने बोला कि जो 25(1) है वो तो सही है, बट जो 25(2) है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कि कोर्ट जो है वो रिव्यू कर सकती है। एक सबसे बड़ी 13 जज की बेंच, जो अभी तक की सबसे बड़ी बेंच थी, उसने इस केस को रिव्यू किया था। और पार्लियामेंट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, बट दे कैन नॉट डिस्टर्ब द बेसिक स्ट्रक्चर। दे कैन अमेंड फंडामेंटल राइट सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की जो मूल ढांचा है कॉन्स्टिट्यूशन का, आप उसको ही नहीं हिला सकते। और आप फंडामेंटल राइट्स तब भी अमेंड कर सकते हो अगर वो मूल ढांचे के विरुद्ध नहीं जाएगा, उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा। फिर आया हमारा मिनर्वा मिल्स केस 1980 का, जिसमें ये लड़ाई थी कि आर्टिकल 39B 39C, बीच में जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है एक अमेंडमेंट एक्ट लेके आई। उसमें इन्होंने कहा कि 39BC के अलावा जितने भी डीपीएसपी है ना, अगर हम डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करते हैं और फंडामेंटल राइट्स अगर वायोलेट होते हैं, तो जो है डीपीएसपी की चलेगी, फंडामेंटल राइट्स की नहीं चलेगी। डीपीएसपी इज मोर देन फंडामेंटल राइट्स। फिर मिनर्वा मिल्स केस सुप्रीम कोर्ट में गया, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो डीपीएसपी से ज़्यादा हैं, कि अगर आप डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट 39B और 39C। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्शन दी कि 39B और सी को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तब तो ठीक है, अगर इसके अलावा आप कोई भी डीपीएसपी इम्प्लीमेंट करते हो और उससे अगर लोगों के फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो जो आपका अमेंडमेंट है, वो जो आपकी पॉलिसी है, वो नल एंड वॉइड हो जाएगी उसी मूवमेंट से। तो इससे जो है एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में। ठीक है, अब कौन कौन से अमेंडमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है, इससे हमने 4 डीपीएसपी जो है वो ऐड किए। कौन कौन से ऐड की? 39A, 39F, 43A, 48A। कौन कौन सा था? 39A था फ्री लीगल एड। ठीक है, एफ था एलडीसी पीएचसी में जो सी वाला पार्ट है, ABCDEF, ABCDEF। तो एफ क्या था? चिल्ड्रन वाला पार्ट था, कि चिल्ड्रन को जो है हम अपॉर्चुनिटीज दें कि वो अपने आप को ग्रोथ और डेवलप कर पाए। 43A था जो कि गांधीयन आइडिया था, पार्टिसिपेशन ऑफ, जो कि एक सोशलिस्ट आइडिया था, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट। और 48A है जो कि एक लिबरल आइडिया है कि हम एनवायरमेंट पोल्यूशन से बचाएं। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट से कौन कौन से आर्टिकल जो है वो हमने ऐड किए थे। तो हमने क्या कैसे कैसे ऐड किए थे कि देखिए, कि जो गरीब हैं, जो पुअर हैं, जो पुअर बच्चे हैं, उनको हम पार्टिसिपेशन करवाएं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। पुअर चिल्ड्रन शेल पार्टिसिपेट इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। पुअर चिल्ड्रन शेल पार्टिसिपेट इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हमने ये 4 आर्टिकल्स ऐड किए हैं। पुअर से 39A, चिल्ड्रन से 39F, पार्टिसिपेशन से 43A और एनवायरमेंट से 48A। ठीक है, फिर आया 44th अमेंडमेंट एक्ट, जिसने आर्टिकल 38 को अमेंड किया और उसमें कहा कि जो इनइक्वालिटी है वो मिनिमाइज हो इन इनकम स्टेटस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। जनता पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो लेके आई थी आफ्टर इमरजेंसी। ठीक है, तो 44th अमेंडमेंट एक्ट ने आर्टिकल 38 जो कि वेलफेयर स्टेट को बोलता था, उसमें ये ऐड किया कि हम जो है इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करें। 97th अमेंडमेंट एक्ट ने आर्टिकल 43B प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐड किया, जो कि गांधीयन आइडिया है। और 86th अमेंडमेंट एक्ट से हमने आर्टिकल 45 में सिर्फ एक माइन्यूट चेंजेस किया, कि हमने 6 to 14 की जगह 0 to 6 ईयर कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमारे कुछ पीवाईक्यूज हैं। शायद ये वीडियो काफी लंबी बन गई है, तो मैं सोचता हूँ कि हम पीवाईक्यूज की एक सेपरेट वीडियो बना लें। फिर भी हम चलो एक दो पीवाईक्यूज देख लेते हैं। पहला पीवाईक्यू है, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो किसको वायलेट करती है? ये यूपीएससी सीएससी के 2021 के प्रीलिम्स में आया हुआ है। तो अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो डायरेक्टली हमने आर्टिकल 39 में देखा था। एलडीसी पीएचसी, सी से क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। तो ये किसको वायलेट करेगा? डीपीएसपी को वायलेट करेगा। इसमें राइट टू इक्वालिटी का आपको भरने का मन करेगा तो आप इसको नहीं भरोगे, कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर का भरने का मन, क्योंकि डीपीएसपी में डायरेक्ट स्टेटमेंट दी हुई है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो हम स्टेट जो है वो अलाउ नहीं करेगी, तो इसका आंसर क्या आएगा? डीपीएसपी। जो चीज डायरेक्ट, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी को भी ये वायलेट करेगी, वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट को वायलेट करेगी, बट डायरेक्टली किसको करेगी ना वायलेट? डीपीएसपी में ये बात लिखी हुई है, ये सब चीजें तो इनडायरेक्टली होगी ना। आप बस थोड़ा इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना एग्जाम में।
कि जो चीज डायरेक्ट है पहले आप उसको आंसर मार्क करो। क्वेश्चन नंबर देन हमारा जो सेकंड था वो है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट। ये हमने याद किया ही था कि राम जो है उसको एक वेलफेयर स्टेट बनानी है। वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए वो डीपीएसपी थी, आर्टिकल 38। ये भी यूपीएससी सीएससी 2020 प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन था, with reference to the provisions contained in Part 4 of Indian Constitution, which of the following statement is are correct? मैं 2 सेकंड का पोज लेता हूँ, आप इतने इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने की ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने जो है आंसर को लिखिए। ठीक है। So, with reference to the provisions contained in Part 4 DPSP, which of the following statement is are correct? They shall be enforceable by court. They shall not be enforceable by any court. The principle laid down in this part are to influence the making of laws by the state. तो हमने क्या पढ़ा था कि आर्टिकल 37 डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है, तो स्टेटमेंट 1 गलत हो जाएगी, स्टेटमेंट 2 सही हो जाएगी। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो डीपीएसपी है वो स्टेट को एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है टू मेक लॉज। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड जो है वो हमारी स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 2 एंड 3। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉयड बाय। ये हमने पढ़ा हुआ है, बताइए इसका आंसर क्या होएगा। तो हमने पढ़ा था आर्टिकल 50 में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, की एग्जीक्यूटिव अपना काम करे, जुडिशरी अपना काम करे, तो डीपीएसपी आ जाएगा इसका आंसर। Which principle among the following was added to the DPSP by 42nd Amendment Act? इसका हमने क्या याद किया था, पुअर चिल्ड्रन को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में लगा दो, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में लगा दो। तो यहाँ पे क्या है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, ये तो पहले से था आर्टिकल। देखो एल डी सी ए एच सी यानी कि ए बी सी डी, आर्टिकल 9 डी में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड सिक्योरिंग लिविंग वेज, ये भी गलत हो गया। ये कौन सा आर्टिकल था, राइट टू वर्क आर्टिकल 41, और सिक्योरिंग लिविंग वेज कौन सा था, आर्टिकल 42। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कि पुअर चिल्ड्रन को पार्टिसिपेट करवाओ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। मैंने पार्टिसिपेट वर्ड पहले लिखा नहीं था, सॉरी। पुअर चिल्ड्रन को पार्टिसिपेट कराओ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, तो पार्टिसिपेट क्या था, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आया था। यही इसका आंसर है, आंसर नंबर बी। ठीक है। फिर हमारा एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डीपीएसपी। दे आर मेंशन इन पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारी स्टेटमेंट सही है। देयर ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया, ये भी सही है। दीज आर ए न्यू फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर, तो ये जस्टिसिएबल नहीं होते नेचर में, नॉन जस्टिसिएबल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन जस्टिसिएबल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगी और हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51, ये हमारे किस में आया हुआ है, हरियाणा स्टेट सर्विस कमीशन में क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला। अगर आप लोग एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरएएस की कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी की कर रहे हैं, ये सब पीवाईक्यूज आपके रिपीट होंगे ही होंगे, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी स्टेट एग्जाम्स है या गवर्नमेंट एग्जाम्स है जहाँ पे पॉलिटी आ रही है, वहाँ पे ये सब पीवाईक्यूज में से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का रिपीट होगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, सही है। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशन, सही है। प्रमोटिंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट, अब आप एक चीज गौर कीजिए, प्रमोटिंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट, स्टेट जो है वो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को क्यों प्रमोट करेगी ना, वो तो इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करेगी। तो ये स्टेटमेंट अपने आप गलत हो जाएगा। तो आप देखो थ्री किस किस में है, थ्री इसमें है, थ्री इसमें है, तो ये तो पक्का ही गलत है। 1 to 4 या 1 to 5, इन दोनों में से कौन सा सही है, रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉज और हेल्पिंग अदर कंट्रीज सोल्व देयर इंटरनल प्रॉब्लम्स। हम किसी कंट्री की इंटरनल प्रॉब्लम्स में क्यों पड़ेंगे ना, तो ये जो है स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 to 4। ठीक है। अब बस 2 3 पीवाई के तौर पर हम इसको भी पूरा कवर कर ही लेते हैं ना। आइडेंटिफाई द मैच्ड पेयर ऑफ डीपीएसपी, ये हमारे आरएएस के एग्जाम्स में आया है। मैंने बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो है वो पिक किए हैं, जो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं और जो थोड़े टफ भी मुझे लगे कि आप लोगों को एक बार देखने चाहिए।
आइडेंटिफाई द मैच्ड पेयर ऑफ डीपीएसपी इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इक्वल, ये तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आपको बस आर्टिकल्स याद रखने थे। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये किस में आता है? आर्टिकल 39A में आता है। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये भी गलत हो गया। ये किस में आता है? आर्टिकल 48। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत, आर्टिकल 41 नहीं, आर्टिकल 40 में आता है। बोथ मैन एंड वुमेन हैव इक्वल वर्क एंड देयर शुड बी इक्वल पे, ये 39 में सही है एकदम। 39 का सब आर्टिकल कौन सा है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। आर्टिकल 39 ब्रैकेट में कौन सा आर्टिकल आएगा? LDC PHC। पी से क्या है? पे। पी से क्या आ जाएगा? 39D। ABCDEF। ठीक है। देन आइडेंटिफाई द मैच्ड पेयर ऑफ, ये तो उसी का आंसर है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स प्लेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। आप एक चीज गौर कीजिए कि डायरेक्टली आपसे आर्टिकल्स के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसके आर्टिकल्स कितने इंपॉर्टेंट हो गए। मतलब ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होंगे। अगर आप इनको भी सही नहीं करके आते तो मतलब आपको अपने आप को शर्म आनी चाहिए। तो इन आर्टिकल्स को, इन चीज़ों को अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आप ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं तो आपका एग्जाम क्रैक होना बहुत टफ है। मैं बहुत डायरेक्टली ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि सही बात है। तो ये था मॉन्यूमेंट्स वाला, कौन था? आर्टिकल 49। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीपीएसपी इज नॉट करेक्ट। इस यूपीएससी के सीएपीएफ के एग्जाम में आया था। क्या क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट डीपीएसपी की करेक्ट नहीं है? दे आर नॉट एनफोर्सेबल, सही बात है। दे कैन ओवरराइड ऑल फंडामेंटल राइट्स, नहीं, सही बात नहीं है। मिनर्वा मिल्स केस ने क्या बोला कि फंडामेंटल राइट्स आर मोर देन डीपीएसपी। मतलब डीपीएसपी कैन नॉट ओवरराइड फंडामेंटल राइट्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ सकते हो, दे कैन बी लिंक टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, सही बात है। दे मे बी लिंक टू फ्री लीगल एड, 39A, सही बात है। ठीक है। तो इसी के साथ हमने काफी पीवाईक्यूज भी कवर कर लिए, हमने देखा शॉर्ट ट्रिक्स भी देख ली, हमने अमेंडमेंट्स भी देख लिए, हमने क्योट्स भी देख लिए, स्टेटमेंट्स भी देख ली जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनकी। तो हमने डीपीएसपी को होलिस्टिकली पूरा कवर कर लिया है। आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हो, थोड़ी लंबी वीडियो बन गई है, बट आप इसको एक बार फिर से देखिए ताकि आपके एग्जाम में डीपीएसपी के क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीशा सिविल सर्विस, PCS के नाम से है, प्रीशा सिविल सर्विसेज। तो आप उस चैनल को ज्वाइन कीजिए और आपको जो इसकी जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी, जिस पीडीएफ से हमने ये आपको पढ़ाया है अभी। और आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं @प्रीशा सिविल सर्विसेज @gmail.com, या फिर आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं ऑन कॉन्टैक्ट 8696477365। ठीक है। या फिर 9166157130। थैंक यू। आपका कोई फ्रेंड अगर तैयारी कर रहा है यूपीएससी की या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की, तो उसको ये वीडियो प्लीज शेयर कीजिएगा, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो।